Dear student, welcome to all of you. आज हम आप सबों को एक नया चैप्टर जो कि निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं से संबंधित है, अर्थात प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने पिछले कक्षाओं में आप सबों को रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट के विषय में समझाने का प्रयास किया था कि ये प्रतिनिधित्व सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ ये शब्द है कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन कोई भी संस्था जो समूचे क्षेत्रों में फैला हुआ है उसमें निर्णय नहीं हो सकता। अब हम आप सबों को जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, अर्थात प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, चाहे वह टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वह अन्य प्रतिनिधित्व प्रणाली जैसे सूची सिस्टम हो या उसके अलावे दूसरे सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सबों को मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में इसलिए बताने जा रहा हूँ कि साधारणतः सभी भी प्रजातांत्रिक राज्यों में या देशों में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन कायम होता है या रहता है या है। टेरिटोरियल मीन्स होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में देश या राज्य के समूचे क्षेत्रों को, उस प्रदेश के समूचे क्षेत्रों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जिसके कारण यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि मान लीजिए कि 1 लाख मतदाता है, उसमें से यदि वोटिंग 60% 60,000 होगा और 60,000 जो वोट कास्ट हुआ उसमें यदि भिन्न भिन्न दलों या निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें यदि किसी दल को 30,000 वोट आया, किसी को 25,000 आया, किसी को 2,000 आया, 1,000 आया, 500 आया, इस तरह से सभी को भिन्न भिन्न आंकड़ों में मत मिलता है, तो सबसे अधिक मत वाला व्यक्ति प्रतिनिधि बन जाता है। अर्थात 30,000 मत, 1 लाख में सिर्फ 30,000 मत प्राप्त व्यक्ति वो प्रतिनिधि हो जाता है। न तो वह आधा से अधिक मत प्राप्त किया, जिसके कारण इसकी आलोचनाएं होती है कि इस प्रणाली के अंतर्गत जितना कास्ट वोट है उसमें भी आधा से अधिक उसे, यानी टोटल वोट का आधा से अधिक उसे नहीं प्राप्त होता है। तो दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, क्योंकि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही प्रतिनिधि चुनाव जीतने की प्रावधान होता है,
तो फिर यदि जो बहुमत है वह बहुमत का ही रिप्रेजेंटेटिव वह बनते रहेगा, बनता है या आगे भी बनते रहेगा, जिसके कारण अल्पसंख्यक जो भी कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। इसलिए बराबर बातें उठती रही, चाहे वह अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या अन्य आधार पर। अतः इस आलोचना से, इस जो चारों तरफ क्रिटिसाइज उस समय के परिप्रेक्ष्य में होता है, ऐसे भी सामान्यतः टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को ही अपनाया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमारे भारत में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया है। ऐसे दुनिया के देशों में, चाहे वह डेनमार्क हो, स्विट्जरलैंड हो, ग्रीस हो या जापान हो इत्यादि देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आप सबों को देखना है कि पहले तो हम उसका बैकग्राउंड बताएं कि किस उद्देश्य से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवाज उठ रहा था। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से 2 या 2 से अधिक, माने 3 या अधिकतम 20 तक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सर्वप्रथम इस प्रणाली के सिद्धांतों को जे स्मिथ के साथ साथ लॉक ने आवाज उठाया और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत, जैसा कि अभी हम बताए कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र तो भिन्न भिन्न बांट दिया जाता है समूचे क्षेत्रों को, लेकिन जो किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 या 2 से अधिक यदि प्रतिनिधियों को चुने जाने का प्रावधान है, तो वहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा। बाद में चलकर थॉमस हेयर ने 1951 में इस प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक नए सिस्टम का नींव रखा, जिसे हम हेयर पद्धति या हेयर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो बहुसदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था के प्रारूप को तैयार किया, अर्थात ऐसे चुनावी सिस्टम जिसमें किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 या 2 से अधिक प्रतिनिधि चुनकर जाए। तो ऐसे या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अर्थात सिर्फ बहुमत वाले मतदाता के ही प्रतिनिधित्व न मिले, बल्कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका भी प्रतिनिधित्व शासन प्रक्रिया में भाग ले सके। तो ऐसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी 2 सिस्टम होता है। एक, जैसे हम अभी बोले, हेयर पद्धति, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, एकल संक्रमणीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है, उसको हम लिस्ट सिस्टम कहते हैं, सूची प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पहला है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति, जिसके अंतर्गत हमारे आपके देश में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ऊपरी सदन, जो संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा है, उसके सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के विधान परिषद, हाउस ऑफ काउंसिल के सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। उसके अलावा आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ने के बाद जब आप यदि ठीक है जुडिशियरी में चले जाइएगा तो अच्छा है, नहीं तो यदि एडवोकेट बनिएगा तो बार काउंसिल की
सदस्य अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया या प्रत्येक राज्यों के बार काउंसिल के सदस्यों का भी निर्वाचन इसी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अर्थात प्रोपोर्शनल सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रणाली में अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि को चुना जाना है उतना वोट मतदाता देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि यदि मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से यदि 7 सीट इंगित है कि 7 प्रतिनिधियों को चुना जाना है, अगर उस निर्वाचन क्षेत्र में से अगर वोट देना है तो जितने भी मतदाता है वोट करने जाएंगे, तो प्रत्याशी चाहे वह 20 हो या 15 हो या 25 हो या 10 हो, लेकिन वहां से सिर्फ 7 ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसलिए जब वोट पत्र बैलेट पेपर बनता है तो बैलेट पेपर में सभी जो उम्मीदवार है उसके नाम और सिंबल रहते हैं, और मतदाता जब वोट देने जाते हैं उस निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में तो वहां उसे 7 मत देने का अधिकार होता है, क्योंकि 7 प्रतिनिधि वहां से चुने जाएंगे। तो इस तरह से वोटिंग प्रक्रिया में जो मतदान प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जितने भी वोटर्स है वे वोटर्स जाएंगे और अपना चॉइस वोट देंगे, यानी बैलेट पेपर पर जिसको अधिक चाहते हैं उसके सामने 1 लिख देंगे। उसके बाद जिस उम्मीदवार को वह दूसरा पसंद करते हैं उसके सामने 2, इसी क्रम से वह 7 अपनी चॉइस 1 2 3 4 5 6 7 हर एक उम्मीदवारों के नाम के सामने जो उसकी पसंदगी है वह लिख देते हैं। इसके बाद आफ्टर मतदान प्रक्रिया वोटिंग प्रोसेस, उसके बाद एक चुनावी कोटा का निर्धारण होता है कि जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 7,000 हुआ, तो 7,000 हुआ तो वहां से 7 कैंडिडेट चुना जाना है, तो वहां पर एक ड्रुप पद्धति आया जिसमें 7,000 को जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं उसमें 1 जोड़कर अर्थात 7 + 1 8 से डिवीजन किया जाता है, और जितना भागफल आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इस तरह से जैसे 7,000 डिवाइडेड बाई 8 तो 875 आया, उसमें 1 जोड़ दिए तो 876 आया। इस तरह से इलेक्शन कोटा 876 आया कि जिन प्रतिनिधियों को 876 वोट मिल जाते हैं उसे चुनावी यानी उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि 876 वाले मान लीजिए 7, अगर वहां से 7 प्रतिनिधियों को चुना जाना है, लेकिन वहां यदि मान लीजिए कि 2 ही प्रतिनिधि या 1 प्रतिनिधि इलेक्शन कोटा का मत प्राप्त किए हुए हैं, तो अन्य को कैसे चुना जाएगा? तो वही काउंटिंग प्रक्रिया में है कि ठीक है उसमें A B C D E F G तक आएगा, यानी 7 ये है, यानी 7 रिप्रेजेंटेटिव 7 प्रतिनिधि को चुना जाना है, इसलिए 7 के मतों के पहले छांट लिया जाएगा और बैलेट पेपर को छांटने के बाद उसके प्रथम चॉइस को छांटा जाएगा।
और प्रथम चॉइस, सातों के प्रथम चॉइस को छांट कर उसकी काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग में यदि 876 आ गया या उससे अधिक आया तो उसे विजय के श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन उससे कम है तो जब उससे कम मतदान यदि अन्य प्रतिनिधियों को, उम्मीदवारों को आता है तो वहां पर इसके लिए ट्रांसफरेबल सरप्लस ट्रांसफर और सरप्लस वोट की व्यवस्था है। ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स है। अभी तो मैं यह वीडियो पर लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन इसको स्पष्ट यदि क्लास में रहता तो बोर्ड पर लिखकर ABCDEFGH और सबको मत जितना वोट मिला है उसका सरप्लस है, उस सरप्लस को ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है उसको भी समझाते हैं। लेकिन यहाँ संक्षिप्त ब्रीफली में आप ये समझ जाओ कि ठीक है, चुनाव जो इलेक्शन कोटा का मत है वह निकल गया, लेकिन उसको यदि 1000 वोट अधिक है या 500 वोट अधिक है तो उसके सेकंड चॉइस जो विजय प्राप्त उम्मीदवार है उसके जो सरप्लस वोट है और उसके बाद उसके सेकंड चॉइस का जो वोट रेशियो है उसको सभी उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा कि जितना एक चॉइस विजय वाला का फर्स्ट चॉइस है, लेकिन उसमें सेकंड चॉइस वाला जितना दिया उस वोट को फिर अन्य सेकंड चॉइस वालों में डाला जाएगा और नीचे से जो कम रहेगा उसको डिलीट करके उसके भी चॉइस को, सेकंड चॉइस को उसमें सरप्लस किया जाएगा। उसके बाद फिर काउंटिंग करके देखा जाएगा कि किसको 876 आ गया, उसको छांट लिया जाएगा। और उसके बाद यदि कंप्लीट 7 प्रतिनिधियों का इलेक्शन कोटा माने विजय घोषित नहीं हुआ, अगर मान लीजिए 2 बच गया या 1 बच गया या 3 बच गया तो यही प्रक्रिया फिर थर्ड चॉइस में जाएगा, फिर फोर्थ चॉइस में जाएगा। इस तरह से उसको विजय घोषित किया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर है और इसको थोड़ा पढ़िएगा, उसको लिखकर डाटा तैयार करके बनाइएगा तो नेचुरली वह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उतना डिटेल भी है कि आपको जानना है कि यहाँ पर है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाने के पीछे उद्देश्य है कि जो अल्पसंख्यक है उसका भी प्रतिनिधित्व सदन में जाए, लेजिस्लेचर में जाए, और चाहे वह किसी संस्था का हो या सरकारी लेजिस्लेचर हो, उसमें उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके हित के लिए आवाज उठे। तो इस तरह से यह पहला हो गया जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको हेयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा है लिस्ट सिस्टम, जिसको हम एंडवे पद्धति, एंडवे प्लानिंग के नाम से जानते हैं। यह साधारण प्रोसेस है कि लिस्ट सिस्टम अर्थात सूची पद्धति भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए लाया गया है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक आबद्ध सूची होता है, एक स्वतंत्र सूची होता है। अर्थात सूची सिस्टम में इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक दल को जितने सीट भरी जानी है उतने अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों को खड़ा करने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि यदि हमें किसी निर्वाचन क्षेत्र से 3 प्रतिनिधियों को चुना जाना है, वहां से अगर 3 पॉलिटिकल पार्टी XYZ है, वह अपने अपने प्रतिनिधि को
उतारा, एक निर्दलीय भी खड़ा हो गया, 4 उतार दिया, या 2 निर्दलीय हो गया। तो इस तरह से यदि मान लीजिए कि उस लिस्ट सिस्टम माने उस निर्वाचन क्षेत्र में कुल मत देने वाले जो जितना वोटिंग मत हुआ उसकी कुल संख्या 5000, तो 5000 है। वहां से यदि मान लीजिए कि चार वहां से इलेक्टेड होने वाले हैं और 3 पॉलिटिकल पार्टी, एक निर्दलीय है, वे खड़ा हुआ, तो वहां से 4 है, तो हम सिर्फ 5000 को हम 4 से डिवीजन करेंगे, अर्थात कितना हो गया, 4 से डिवीजन करने से स्पष्ट हो गया कि वहां पर टोटल 1250 इलेक्शन कोटा आया, मत आया। तो इलेक्शन कोटा 1250 आया। अब 1250 वोट लाने की आवश्यकता है। 5000 वोट आया, वोटिंग हो, उसमें XYZ 3 पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको अगर आप समझना चाहे कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट है, 3 है। उसमें से इसलिए हम किसी का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोगों में से किसी भी दल का समर्थक होंगे, उनको बुरा भी लगेगा जिसको हम हारे हुए शो करेंगे। इसलिए XYZ कहते हैं कि ये जो भी उम्मीदवार पार्टी से जो अभ्यर्थी उम्मीदवारों को उसमें लाया जाता है, और उसके बाद उस राजनीतिक दल के जो अभ्यर्थी है उसमें क्रम बाय क्रम, उसमें यदि वोट मान लीजिए कि यदि X को वोट पड़ गया, X को यदि वोट पड़ गया 5000 में से, अगर उसको पड़ गया 3000, Y को पड़ गया अगर 1500, उसके बाद Z को पड़ गया रिमेन वोट 500 वोट पड़ गए। तो यहाँ XYZ, इसमें X को, और जो दूसरा है अगर निर्दलीय है तो उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट, उसे अगर मतदाता का वोट नहीं मिला, तो यहाँ पर पहला अगर X को पड़ गया 3000 वोट, Y को पड़ गया 1500 वोट और Z को पड़ गया 500 वोट, तो यहाँ इलेक्शन कोटा कितना है, 1250 है। क्योंकि उसको तो हम 4 लाना है, तो 4 से भाग दे दिए, 4 वहाँ से प्रतिनिधि को चुना जाना है, तो 1250 तो ऑटोमेटिक 2, तो X का 2 प्रतिनिधि तो चुना गया 2500 वोट पर, और उसको 500 सरप्लस वोट हो गया। दूसरा आपको 1500 है तो 1 प्रतिनिधि चुना गया, उसको बच गया 250 वोट। अगर Z को आ गया है, अगर Z को 500 वोट आ गया है, तो वहां पर 500 और 250 750 वोट तो अधिक है। तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी आपस में निर्णय करेंगे, क्योंकि वहां पर सेकंड जो Y का है, Y के रोल अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि Z और X दोनों को 500 वोट है, उसको सरप्लस 500 है, इसको Z को कुल 500 है, लेकिन 250 वाला जो Y है उसकी भूमिका होगा कि वह X को देगा या Z को देगा, और उस तरह से अगर वो X को दे दिया तो X का 3 हो गया, Y का 1 हो गया और Z नील हो गया। अगर Z को दे दिया तो Z को भी 1 हो गया, Y को भी 1 हो गया और X को 2 हो गया। इस तरह से यहाँ पर बहुसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बल्कि इसमें माइनॉरिटी का भी, अल्पसंख्यकों का भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो तरह के सिस्टम प्रणाली को आप देखें, 2 तरह के पद्धतियों को देखें। एक पहला देख लिए जिसको हेयर एजना, जिसको हम कहते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और दूसरा लिस्ट सिस्टम सूची प्रणाली, जिसको एंडवे प्लानिंग के पद्धति के द्वारा बताने का प्रयास किए। ठीक है, इसमें कुछ अस्पष्ट रह गया होगा क्योंकि इसको बोर्ड पर
समझाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन इसके बाद यदि आएगा मेरिट एंड डिमेरिट, तो ये आप समझ ही गए इतना बताने के बाद कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लाभ में है कि यह जनमत का सर्वोत्तम प्रणाली है। यह जनमत का दर्पण होता है, एज ए मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। यह छोटे छोटे वर्ग या कम्युनिटी को भी राजनीति में सक्रियता या सरकार में अपनी भूमिका को प्रोत्साहन करती है कि वह अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इसलिए यह प्रणाली उसे भी प्रोत्साहन करती है। इसके साथ साथ यह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जो भी कार्यक्रम है उसमें जो अपने आप को न्यूट्रल, उदासीन महसूस करते थे वो भी सजगता से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता के मत ही, जनता के विचार ही सरकार के उद्देश्यों के रूपरेखा को तय करती है। इसके अलावा प्रत्येक मतदाता को अगर बहुमत प्रणाली है तो वहाँ पर तो देखता है कि 2500 हम वोट दे दिए, मेरे वोट का कोई औचित्य नहीं रहा। अगर 30,000 आ गया वह जीत गया, और अगर जिसको 25,000 आ रहा है या 29,999 आ रहा है, उस मत का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पर तो सभी जो अल्पसंख्यक है उसका मत के भी वैल्यू है और जो बहुसंख्यक है उसका भी मत का वैल्यू है। इसलिए यह चुनावी पद्धति जो नागरिकों में, जनता में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद इसके कुछ दोष भी है कि यह सामान्यतः छोटे देशों में या कम निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर यह पद्धति अपनाया जा सकता है। लेकिन बड़े बड़े देशों में जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों की जनसंख्या है, वहाँ पर इस पद्धति को अपनाने से बहुत से दिक्कत, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चीन हो, चीन तो ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, लेकिन इन सभी बड़े राज्यों में इस पद्धति को अपनाने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जो राजनीतिक दल है वह एक्टिव नहीं रहेगा, वह भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, उसमें बराबर अनस्टेबिलिटी की खतरा बना रहेगा, जिसके कारण क्योंकि वह यदि स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं करेगा, उसको एक तो अपने दल के लिए डर रहेगा, दूसरा होगा कि सरकार, चाहे वो देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वह स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं आएगा। और वहाँ पर जो गवर्नमेंट सिस्टम है, सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर की भूमिका आएगा और निरंतर कोलिशन गवर्नमेंट, संविध सरकार की संभावना रहेगी, जिसके कारण स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने के कारण डेवलपमेंट का कार्य पर व्यापक प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट को देखते हुए या इस पद्धति को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ठीक है, यह प्रणाली छोटे देशों में, छोटे राज्यों में तो चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ जो एसोसिएशन है, कुछ संस्था है, कुछ संवैधानिक संस्था है, उसमें इसका उपयोग में लाया जा रहा है। चाहे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो या जो अपर चैम्बर है पार्लियामेंट के, उसके मेंबर का चुनाव हो, या लेजिस्लेचर असेंबली के जो अपर चैम्बर है, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर, उसके मेंबर का चुनाव हो, या जैसे बार काउंसिल के मेंबर की बात कहे, उसी तरह से अन्य जो टीचर्स जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सब में इस प्रणाली को अपनाया गया है और धीरे धीरे
इसका विकास होगा। लेकिन इसके लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है, सजगता आवश्यक है। न कि हमारे यहाँ इविल्स है, रिलीजियस प्रोटेक्शन या जातीयता या बाहुबली की ताकत, ये सब इविल्स को भी समाप्त किया जा सकता है इस पद्धति से। आगे पुस्तकों में आप देखिएगा, समझिएगा। ऐसे जो सामान्यतः इसको हम आपको समझने के लिए बता दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।